नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। नोटबंदी से ब्लैक मनी पर कार्रवाई से लेकर डिजिटल लेन देन और टैक्स कलेक्शन में इजाफे से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था। नोटबंदी की दूसरी सालगिरह पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा, बुनियादी ढांचों के निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के विकास में मिली मदद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण कदम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 दिन के अंदर दूसरा नक्सली हमला। चुनाव ड्यूटी में लगी बस को बनाए निशाने में एक जवान शहीद, 4 लोगों की मौत। सीआईएसएफ ने कहा, कामयाब नहीं होने देंगे चुनाव में बाधा की कोशिश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी की तीसरी में 32 उम्मीदवारों को टिकट। छत्तीसगढ़ में चरम पर पहले दौर का चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली कल। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में बार में हुई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल, हमलावर भी ढेर। गोलीबारी की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। एकल मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु। चिराग शेट्टी और सात्विक साई की जोड़ी टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगदलपुर में कल रैली के पहले आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने चुनाव ड्यूटी में लगी बस को निशाना बनाया है, जिसमें बस के ड्राइवर, हेल्पर समेत 3 लोगों के साथ सुरक्षा बल के जवान सवार थे। नक्सलियों ने बचेली इलाके में ईडी के जरिए बस को उड़ा दिया। इसमें सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और 4 लोगों की भी हमले में मौत हुई है। धमाके में सीआईएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। सीआईएसएफ की टीम चुनाव ड्यूटी में इस इलाके में तैनात है और बाजार से जरूरी सामान खरीदकर कैंप लौट रहे थे। सीआईएसएफ का कहना है कि नक्सली छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में बाधा और खौफ पैदा करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सीआईएसएफ की एक कंपनी है जो चुनाव कराने के लिए आई थी और आज आकाशनगर से ये निकली थी एडम के लिए। बचेली से अपने राशन वगैरह लेके वापस जा रहे थे, तो जो मिनी बस जो इनको हायर करके दी गई थी, उसके ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और उसके अलावा सीआईएसएफ का एक जवान उसमें शहीद हुआ है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। Naxals are going to hamper the election process and will successfully conduct the election duties. लेकिन हम लोग पूरी तरह तैयार है, सारी फोर्सेज पूरी तरह तैयार है और आईडी ब्लास्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई जो है वो निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता, तो वो सामने आता है तो उसके लिए आगे हम लोग सारे प्रिकॉशंस इस घटना के बाद लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सबको और सजग और जागरूक किया गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह दंतेवाड़ा के आरनपुर के पास नक्सलियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कवरेज करने गई दूरदर्शन की टीम भी नक्सलियों के निशाने पर आ गई थी। इसमें दूरदर्शन के एक कैमरामैन की मौत भी हो गई थी। और अब बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 16 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। पार्टी ने इससे पहले कल 29 उम्मीदवारों की 4थी सूची जारी की थी। इसमें 27 नए नाम हैं, जबकि पहले से घोषित 2 प्रत्याशियों को बदला गया है। इसी के साथ कांग्रेस ने अपने कुल 229 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी सूची में 16 और पहली सूची में 155 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी।
और बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इससे पहले 5 नवंबर को दूसरी सूची जारी की गई थी, जिसमें 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। वहीं बीजेपी ने पहली सूची में 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अब तक करीब 600 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर चर्चा जारी है। दोनों ही राजनीतिक दलों में कुछ हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर विचार विमर्श जारी है। राज्य में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगी हैं। राज्य में 28 नवंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में पहले दौर का चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के तहत जिन 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है, वहां 190 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जगदलपुर में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने ओडिशा सरकार से छत्तीसगढ़ से लगती सीमा को सील करने को कहा है। दूसरे चरण के लिए 1100 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के विकास क्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट इसका पर्याय बन गया है। इस प्लांट से न सिर्फ यहाँ रोजगार पैदा हो रहा है, बल्कि स्थानीय विद्यालय का वित्तीय पोषण भी हो रहा है। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह वोट यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचे और पड़ताल की स्थानीय भावनाओं की, जमीनी मुद्दों की। आइए आपको दिखाते हैं बस्तर वासियों के लिए नई संभावनाओं का उदय, नगरनार का स्टील प्लांट। सालाना 3 मिलियन टन स्टील उत्पादन की क्षमता वाले एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट का काम आखिरी चरण में है। देश में अत्याधुनिक और इको फ्रेंडली तकनीक से बना ये प्लांट देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस होगा, जिसकी 4506 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी होगी। एनएमडीसी के इस प्लांट का काम पूरा करने के बाद बस्तर में औद्योगिक विकास को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं बड़ी तादाद में रोजगार भी बढ़ेंगे और इलाके की तस्वीर बदल सकेगी। एनएमडीसी ने सीएसआर के जरिए क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। एनएमडीसी के सहयोग से बना यह विद्यालय सैकड़ों आदिवासी और नक्सल पीड़ित बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करा रहा है। बस्तर में एनएमडीसी का जो प्रेजेंस है पिछले 6 दशकों से है और बस्तर का 6 दशकों से जो भी डेवलपमेंट काम हुआ है उसमें एनएमडीसी का भागीदारी सबसे ज्यादा है। अभी 2010 से एनएमडीसी प्लान किया था कि इधर में एक तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बैठाएगा
और आपको जैसे मालूम है एनएमडीसी खनन कार्य में अपना पारदर्शिता है और पिछले 6 दशकों से आयरन और माइनिंग कर रहा था, लेकिन इस श्रृंखला में आगे जाते हुए एक स्टील प्लांट बनाने के लिए मंशा किया था और 2010 से उसका प्रक्रिया चालू हुआ। बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं में मेडिकल कॉलेज के जरिए इजाफा हुआ है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी आयुष्मान भारत योजना के शुरुआती नतीजे देखने को मिलने लगे हैं। बावजूद इसके अब भी बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी सहूलियत की कमी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जगदलपुर के शहीद पार्क पर एक चौपाटी में। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और समझते हैं उनके मुद्दे और उनकी राय। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा कि चिकित्सा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या बस्तर संभाग में, क्योंकि शहरी इलाकों में कमोबेश स्थिति बेहतर है, लेकिन गाँव में किस तरीके के हालात हैं और क्या सुधारे जाने की जरूरत है? अभी चिकित्सा के मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी तो बनी हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में काफी अच्छा हो गया है। मेडिकल कॉलेज खुलने से आसपास के क्षेत्रों को काफी राहत मिली है और खासकर सरकार ने जो कुछ योजनाएं चलाई हैं जैसे 108, इसकी वजह से ये, और दूसरी 102 महतारी एक्सप्रेस की वजह से मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है मारी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, तो इसकी सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल रही हैं ग्रामीणों को। तो ये कहना चाहिए कि ये एक वरदान मिला है उनके लिए। कितना बदलाव हुआ है पूरे जगदलपुर के आसपास के इलाके में? काफी कुछ बदलाव हुआ है सर, खासकर हाईवेज पे वहाँ काफी बदलाव किया गया है, चौड़ीकरण किया गया है हाईवे पे। मेडिकल सुविधा भी थोड़ा चेंजेस, काफी बदलाव आया है उस पे। और साथ ही शहर ग्रामीण इलाके पे कोई बदलाव नहीं हुआ है जहाँ तक मैंने देखा है। मेरे गाँव का एरिया, कुछ एरिया पे सीसी रोड बनाए गए हैं, कुछ एरिया पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके क्या उम्मीदें हैं आपको नई सरकार से और क्या किए जाने की जरूरत है? सबसे पहले यही कहना चाहूंगी स्वास्थ्य के बारे में। ऐसे कई गांव हैं जहां पास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है महिलाओं को, जिनको वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो मेडिसिन मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल पाती है। तो उनकी वजह से वैसे ही वो लोग रह जाते हैं, गांव वाले वैसे ही वो बीमार में मर भी जाते हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाती है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी की वजह से। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या मुद्दे हैं, आप लोग युवा हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं नई सरकार से? सरकार से ही एक आशा रहेगा कि आने वाले समय में अभी जितना हो गया कि स्वास्थ्य सुविधा, पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं थे, अब मेडिकल कॉलेज हो गए तो दूर दराज के गांव को यहाँ फायदा मिल रहा है। और साथ में यहाँ अब एनजीओ गवर्नमेंट चला रही मोबाइल मेडिकल, जो गांव में जाके तो उनको उनके द्वार में दवा वितरित किया जा रहा है। ऐसे ही और योजना बनाए। यहाँ पर शहरी क्षेत्र में विकास तो देखा गया है, रोडों का निर्माण अच्छे से हुआ है और बाकी यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं जैसे जिस एरिया पे हम बैठे हैं ये अच्छे से डेवलप हुआ है, तो लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कार्य होने बाकी हैं। बस्तर में विकास का पहिया घूम रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो होना बाकी है। RSTV वोट यात्रा की अगली कड़ी में सफर करेंगे कोंडागांव का। कोंडागांव जो इलाका अपनी बेल मेटल आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, साथ ही वहां जानेंगे युवाओं के मुद्दे, साथ ही जो नायाब कारीगर हैं उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए सफर करते हैं कोंडागांव का। और केंद्रीय कैबिनेट की आज शाम हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम लोगों ने दिया है। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट को भी पीपीपी मॉडल से ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। आज 6 एयरपोर्ट को पीपी मॉडल से कैबिनेट ने उनके मैनेजमेंट ऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए नीतिगत सहमति दी है। द कैबिनेट टुडे हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एज मेनी एज 6 एयरपोर्ट्स
ऑन द पीपीपी मॉडल। और ये 6 हवाई अड्डे हैं, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। तो हमारी सरकार की जो रिफॉर्म इंस्टिंक्ट्स हैं, सुधार की हमारी जो प्रतिबद्धता है, वो इसका संकेत है कि आपने देखा, और ये हमने अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर किया है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जो आपको हम बता देते हैं। और अभी जैसा मैंने बताया कि जो हमने एयरपोर्ट को किया, उससे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हुआ। आपको ये भी मालूम है कि हमने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया था, और प्रधानमंत्री ने एक आग्रह किया था कि अपेक्षा की थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, और वो दिखाई पड़ा कि AC 2 टायर से चलने वाले और हवाई जहाज से चलने वाले में हवाई जहाज चलने वालों की संख्या बढ़ी। तो ये व्यापकता में सिविल एविएशन को रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट एंड गुड मैनेजमेंट, इसके माध्यम से आगे बढ़ाना है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। कैबिनेट ने कुछ और किए हैं MOU, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसके बारे में आपको हम जिक्र करना चाहते हैं। वो कहाँ था? और ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बारे में हमें बताते हुए, जो अहम फैसले लिए गए इस कैबिनेट मीटिंग में, इसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं और खबरों की ओर। आज नोटबंदी के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के इस फैसले के मकसद और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी सरकार के अहम फैसलों की एक कड़ी है जो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जरूरी था। नोटबंदी से काले धन के खिलाफ कार्रवाई, डिजिटल लेन देन में तेजी और टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। विमुद्रीकरण की वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पैसा आया, जिसका सीधा फायदा गरीबों और किसानों को मिल रहा है। नोटबंदी के 2 साल पूरा होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था और देश में हुए इसके असर और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से ब्लैक मनी पर कार्रवाई से लेकर डिजिटल लेन देन और टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी से सबसे पहले विदेशों में जमा काले धन को निशाना बनाया और जुर्माना देकर पैसा देश वापस लाने का मौका दिया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। नोटबंदी से नकदी प्रधान भारत को डिजिटल लेन देन की ओर लाने में मदद मिली। डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये वृद्धि साफ साफ दिख रही है। Cash dominated economy suffers from many challenges. It prevents a formalization of the economy. Cash evades taxes. The result of which was that India's taxation base, both in direct taxes and indirect taxes, was very narrow. Cash goes directly opposite to the global trend of digitization of financial transactions. आलोचकों को जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी का मकसद नोट जब्त करना नहीं था, बल्कि इसका बड़ा लक्ष्य नोटों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना और इसे रखने वालों से टैक्स वसूलना था। उन्होंने कहा कि बैंकों में आए नोटों से उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ी। कई लोगों ने पैसे निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा लिया और ये रकम भी वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई। People were compelled to make deposits. Our object was not to confiscate their resources or money, but to find out who is keeping an illegitimate non-tax paid money. Once monies went into the banks because of this debt, immediately the deposits in the mutual funds increased because these were then deposited by people into the mutual funds, which was used for more productive areas of the economy. वित्त मंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण की वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। बीते 4 सालों में टैक्स जमा करने वालों की संख्या करीब 2 गुनी हुई। सरकार के पास विकास के लिए पर्याप्त पैसा आया, जिसका इस्तेमाल किसानों को फसलों का 1.5 गुना दाम देने, गरीबों को खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा देने में किया गया। साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचों के निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के उत्थान में इससे मदद मिली। Whether it's the UPI or it's the RuPay card or it is the Bheem app
the transactions have increased many folds. And over the next few years, we find a very large part of the younger generation now predominantly wanting to deal through these instruments itself. प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा नोटबंदी के प्रभाव शीर्षक से लिखे फेसबुक पर अपने पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि मई 2014 में जहां आयकर रिटर्न भरने वालों की तादाद 3 करोड़ 80 लाख थी, वो 4 साल में बढ़कर 6 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 अक्टूबर 2018 तक पिछली बार के मुकाबले 20.2% ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स जमा हुए हैं। कॉरपोरेट टैक्स भी 19.5% ज्यादा जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 साल पहले नोटबंदी के कदम को बिना सोच समझकर उठाया गया दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया है। उनका आरोप है कि इस कदम का भारतीय अर्थव्यवस्था और हर शख्स पर बुरा असर पड़ा है। छोटे और मझोले व्यापार नोटबंदी से लगे झटके से अभी तक नहीं उभरे हैं। नोटबंदी का रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा है। मनमोहन सिंह ने सरकार से मांग की है कि आर्थिक नीतियों में निश्चितता और पारदर्शिता बहाल करें। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है और इसके विरोध में कल देश भर में प्रदर्शन की बात कही है। Today is November 8, the second anniversary of the infamous demonetization. As you have reported in the past, none of the 3 objectives declared by the Prime Minister on November 8, 2016 was achieved. Demonetization did not put an end to generation or use of black money. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक जीवन सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता और विचार की शुद्धता का जीवंत उदाहरण रहा है। उन्होंने लिखा कि आडवाणी जी ने अपने यशस्वी संसदीय जीवन में जनप्रतिनिधियों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सर्वोच्च लोकतांत्रिक संसदीय परंपराओं के मानदंड स्थापित किए हैं, जिनके पालन से हमारे विधायी निकायों की प्रामाणिकता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने निस्वार्थ भाव और सतत परिश्रम से बीजेपी को खड़ा किया है और आश्चर्यजनक रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उपराष्ट्रपति को गुलदस्ता भेंट किया, साथ ही उन्हें और उनके परिवार को त्योहारों की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे। वो पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के अंत के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के मेमोरियल का भी अनावरण करेंगे। उपराष्ट्रपति पेरिस पीस फोरम के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा, पर्यावरण, विकास, डिजिटल और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बेहतर बनाना है। इस फोरम में दुनिया भर से आए 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। और कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी समेत कॉलेज के 11 छात्र शामिल हैं। घटना कैलिफोर्निया के 1000 ओक्स शहर में स्थित बॉर्डरलाइन बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट में हुई। हमलावर भी बार में मृत पाया गया है। पुलिस अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि हमलावर को पुलिस अधिकारी ने मारा है या हमलावर ने खुद को मारा है।
पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में दर्जन लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने पहले बार में आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर गोलीबारी करने लगा। हमलावर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। अमेरिका में पिछले 2 सप्ताहों में गोलीबारी की ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। विदेशों में बसे भारतीयों ने वहां न सिर्फ व्यापार और समाज में तरक्की पाई है, बल्कि कई देशों की आज़ादी की लड़ाई में भी उनका अहम योगदान रहा है। ऐसे ही एक भारतीय कांतिभाई गोवर्धन भाई पटेल थे, जिन्होंने जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हालिया अफ्रीकी दौरे में राजधानी हरारे के हीरोज एकर में बनी कांतिभाई गोवर्धन भाई पटेल की समाधि का दौरा किया और उन्हें सच्चा देशभक्त बताया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे से 7 किलोमीटर दूर 57 एकड़ में बना है हीरोज एकर, यानी देश के लिए शहादत देने और अमूल्य योगदान देने वालों की याद में बनाया गया स्मारक। यहाँ रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई में जान देने वाले सैनिकों के नाम अंकित है, तो साथ ही दर्ज है एक और खास नाम, कांतिभाई गोवर्धन भाई पटेल का। 1928 में गुजरात के धर्मज में जन्मे कांतिभाई पटेल बॉम्बे में पढ़ाई बीच में छोड़कर 1951 में अफ्रीका के जाम्बिया पहुंचे। वहां उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई और फिर 1961 में आज के जिम्बाब्वे और ब्रिटिशकालीन रोडेशिया की आजादी की लड़ाई में उतर गए। उन्होंने कई भारतीयों की सदस्यता वाली नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन की सदस्यता हासिल की। उन्होंने वहां के विश्वविद्यालयों से निकाल दिए गए स्थानीय अफ्रीकी लोगों की मदद के लिए सरस्वती फाउंडेशन की स्थापना की। विरोध के लिए उन्हें कई बार अंग्रेजी यातना भी सहनी पड़ी। कांतिभाई गोवर्धन भाई पटेल, who migrated here in 1961, settled here, made a humble beginning as a small trader, but expanded his activity. Later, on seeing the colonial oppression, he joined the movement, and then he became an active participant. They told me, the foreign minister told me, that he not only gave shelter to the underground guerrillas during the struggle, but also gave them information and also financial assistance as and when required. And they have erected a memorial for him with his photo, and I was there to visit the tomb and then offer tribute. 1980 में ये मुल्क आज़ाद होकर जिम्बाब्वे बना। 1985 में वो जिम्बाब्वे की संसद यानी सीनेट के लिए चुने गए। कांतिभाई पोलित ब्यूरो में सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे। जिम्बाब्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने उन्हें अदम्य साहसी व्यक्तित्व करार दिया। 2004 में वो जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पोलित ब्यूरो के डिप्टी सेक्रेटरी बने और सरकार के कई अहम पदों पर उनकी नियुक्ति हुई। साल 2011 में उनके निधन के बाद 2012 में जिम्बाब्वे की सरकार ने हीरोज एकर में उनकी समाधि बनवाई। पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी कांतिभाई गोवर्धन भाई बहुत प्रभावित थे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेलों से जुड़ी। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। देश के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु एकल मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उधर चिराग शेट्टी और सात्विक साई की जोड़ी चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।